जय हिंद दोस्तों आज शुरू करते हैं फिर से अपना करंट अफेयर्स का आज की ये वीडियो। और सबसे पहले थोड़ी सी वीडियो अगर बड़ी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सबको। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हर साल किसी भी एग्ज़ाम में पीटी एग्ज़ाम में रैंकिंग से बहुत क्वेश्चन, रैंकिंग का मतलब आपका है इंडेक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़े से इंडेक्स लेंगे, बीच बीच में कुछ और भी चीज़ें लेंगे, एडिशनल चीज़ें लेंगे। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है, आपने विश्व जिसको हम कहते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, जिसके विश्व प्रसन्नता सूचकांक कहते हैं या विश्व खुशहाली सूचकांक कहते हैं। 2026 की मैं ये रिपोर्ट बता रही हूँ। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। देखिए क्वेश्चन अब थोड़े ट्विस्टेड आएंगे। ऐसा नहीं है कि पूछा जाएगा कि कौन नंबर टॉप पे है, कौन लास्ट में है, ये सब पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें जाननी पड़ती हैं। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले जाननी क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे पहला। दूसरा जो है वो है आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मतलब जीवन प्रत्याशा। तीसरा जो है सामाजिक समर्थन यानी सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक आपको कितना समाज स्वीकार करता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं जीवन संबंधी जो डिसीजन लेने की हमारी जो फ्रीडम है, हम लाइफ के बारे में कुछ डिसीजन लेते हैं उसके बारे में है, ठीक है, जीवन के बारे में डिसीजन लेने की स्वतंत्रता, आप अपने कितने डिसीजन लेने में फ्री हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद होता है जेनरसिटी, उदारता, आपके अंदर कितनी जेनरसिटी है। और लास्ट जो फैक्टर है वो है भ्रष्टाचार की धारणा। आपके यहाँ भ्रष्टाचार की आपके देश में धारणा क्या है। धारणा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद देखते हैं ये सारे फैक्टर्स है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, थोड़ा अच्छे से इसको लिख दूंगी आगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, आपको एक्सेप्ट कितना किया जाता है समाज द्वारा, जिस समाज के समुदाय के आप हिस्सा है, भाग हैं, उस समाज में आपकी एक्सेप्टेंस कितनी है, आपको कितना स्वीकार किया जाता है। जीवन के बारे में डिसीजन लेने की क्षमता, आप अपने जीवन के डिसीजन लेने के लिए कितने फ्री हैं। अगर आप फ्री नहीं है तो इसका मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपकी फ्रीडम ही नहीं है। उसके बाद होता है उदारता, आप कितने जेनरस है। जब तक आप व्यक्ति जेनरस नहीं होता है तब तक माना जाता है कि वो हैप्पी नहीं है, उसके अंदर ग्रीड है, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ पाने की लालच है। और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार की धारणा। और सबसे इस इंडेक्स में सबसे पहले ये इंडेक्स जो है वो इंडेक्स कौन जो है वो ये रिपोर्ट जारी करते हैं सबसे पहले। तो ये होता है, एक है गैलप, एक गैलप इंस्टीट्यूट है, दूसरा है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो दो मिलके ये जारी करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन कौन इस रिपोर्ट को तैयार करता है, और एक और शायद कोई संस्था है जिसका नाम कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। अब नंबर 1 पे रैंकिंग देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अगर बहुत इजी है तो इस रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप गेस कर सकते हैं कौन सा ये देश है। लगातार ये अभी अगर आप देखते हैं तो लगातार ये 9वीं बार ये क्या है, इस रिपोर्ट में ये देश आ रहा है लगातार 9वीं बार। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि कौन सा देश है। फिनलैंड 9th टाइम्स कंसेक्यूटिवली 9 टाइम्स ये नंबर 1 पे है, ठीक है। सेकंड, ऐसे करने का मतलब सेकंड है आइसलैंड, ठीक है। और थर्ड कौन सा होना चाहिए, डेनमार्क। ये लगातार जो है इसके तहत
यही है, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद कर लेंगे। यहाँ से हैप्पीनेस इंडेक्स से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। और सबसे एक होता है लिस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स वाला देश, सबसे कम खुशहाल, सबसे कम खुशहाल। ये भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का खुश नहीं होने का जो मेन रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ इक्वलिटी नाम की अभी कोई चीज़ नहीं है। बीच में अच्छी हुई थी, लेकिन फिर से वही इक्वलिटी के नाम पे, अगर हम जेंडरसिटी तो छोड़ दीजिए, इक्वलिटी की देखते हैं तो वहाँ किसी को भी इक्वलिटी का राइट नहीं है, चाहे वो आप किसी भी आधार पे, जेंडर के आधार पे लें, बहुत सारी चीज़ों को। इसलिए इसे अफ़गानिस्तान को इस आधार पे सबसे कम खुशहाल देश माना गया है, ठीक है। अब थोड़ी हम फिनलैंड की बात कर लें, क्योंकि फिनलैंड हमेशा छाया हुआ है। फिनलैंड की जहाँ तक हम बात करते हैं, अब मैं इसे मिटा दूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि मैं इसे अभी इरेज कर सकूं जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब मैं ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब मैं इसे इरेज करती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जो नई धारणा, अब थोड़ा फिनलैंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिनलैंड टॉप पे बना हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं, मैं इसे यहीं पे मैप ड्रॉ कर देती हूँ, ये है, ठीक है। उसके बाद ये 2-3 कंट्रीज़ और हैं, ठीक है। और ये कौन सा है? बाल्टिक सी, ओके, ठीक है। यहाँ रीगा की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। ये रीगा, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, 3 है। ये है हमारा फिनलैंड, ध्यान रखेंगे। अब फिनलैंड क्या है? फिनलैंड सबसे पहले जितने कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे हम देखते हैं जब हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 कंट्री है। ये स्कैंडिनेवियन के अंतर्गत नहीं आता है, पहले मैं बता दूं। स्कैंडिनेवियन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। यहाँ आप देखेंगे क्या है? डेनमार्क। अब थोड़ा एक अंतर समझते चलते हैं। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें बताती रहती हूँ ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर हो जाए। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होते हैं उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 देश आते हैं। ये आपको पता ही, ये डेनमार्क है। ये कील सागर से किससे जुड़ा हुआ है? पोलैंड के पास से जुड़ा हुआ है। कील सागर यहाँ पे है, ठीक है। ये है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोपेनहेगन। यहाँ समिट हुआ था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से अकॉर्डिंग। स्कैंडिनेवियन में 3 आते हैं। नॉर्वे को याद करने का मतलब सबसे नॉर्थ में, नॉर्वे। ये क्या है? स्वीडन। स्वीडन इज़ फेमस फॉर, यहाँ आयरन बहुत है, अच्छी क्वालिटी की आयरन स्वीडन में मिलता है, तो यहाँ स्वीडन, ठीक है। स्वीडन, ये और डेनमार्क, ये तीनों क्या बनाते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। कौन कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब चलते हैं नया, नॉर्डिक कंट्रीज़ पूछा जाता है आपसे, नॉर्डिक भी पूछा जाता है। स्कैंडिनेवियन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्कैंडिनेवियन को सबसे पहले हम ले लेते हैं। नॉर्डिक में क्या है? पहले स्कैंडिनेवियन है, उसके बाद आप देखते हैं फिनलैंड है एंड आइसलैंड। आइसलैंड हालांकि यहाँ से थोड़ा दूर है, यहाँ ऐसे ऐसे आपको जिगजग मिलेगा। आइसलैंड ये भी बहुत खुशहाल देश है, हमेशा खुशहाल रहते हैं ये लोग, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनकी पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम होने से, और यहाँ पे जो ये काफ़ी रिच भी है, और पॉपुलेशन कम है, कोई कंपटीशन नहीं है कहीं, कोई ज़्यादा इस यहाँ पे जाके कौन टेररिस्ट, यहाँ टेररिज्म होगा भी नहीं, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में कोई भी सर्वाइव करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ के जो लोग हैं, लोकल हैं, जो भी नेटिव यहाँ के पीपल, वो उनकी तो आदत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन में कौन कौन से आ गए। पहले तो स्कैंडिनेवियन नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, 3 है। अब 3 तो आ गए, ठीक है। ये मैं बात करती हूँ नॉर्डिक कंट्रीज़ की। नॉर्डिक
नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करती हूँ तो सबसे पहले स्कैंडिनेवियन तीनों आ गए, फिनलैंड आ गया एंड आइसलैंड आ गया। कहने का मतलब जो 5 देश हैं उनको नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। स्कैंडिनेविया के 3 देश और 2 और फिनलैंड आ गया इसमें, और आपको आइसलैंड यहाँ पे आ गया। आइसलैंड में के पास एक जगह है, मैं थोड़ा फैक्ट बता दूँ, शीटलैंड, यहाँ पे एक जगह है शायद उसी के अंतर्गत है, हाँ शीटलैंड। शीटलैंड में वर्ल्ड की जितनी भी ओरिजिनल सीड्स हैं, जो मॉडिफाइड की नहीं बात कर रही हूँ, जो ओरिजिनल जितने भी हमारे क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, जितनी चीज़ें हैं उतनी की यहाँ सीड बैंक है। शीटलैंड नाम है, शीटलैंड जगह का नाम है। आइस, क्योंकि आइस है यहाँ, ये फर्स्ट फॉर्म में होगा तो वहीं पे इकट्ठा करके, कलेक्टिव करके वर्ल्ड के कई देशों द्वारा रखा गया सीड बैंक है यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि धीरे धीरे जेनेटिकली मॉडिफाइड जब आ जाएंगे सारे सीड्स तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो पहले वाले ओरिजिनल सीड्स थे उनकी क्या होगी, वो धीरे धीरे रिप्लेस होते चले जाएंगे, और ऐसा ना हो कि वो एक्सटिंक्ट होते जाए, ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से। इसलिए उनको संभालना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए यहाँ शीटलैंड में एक सीड बैंक बनाया गया है। अब आते हैं जो बाल्टिक सी। बाल्टिक सी मैंने आपको बताया कि बाल्टिक सी जो है कहाँ है, बाल्टिक सी यहाँ है, ये बाल्टिक सी है। यहाँ मैंने बताया आपको बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी में 3 प्रमुख हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 जो हैं वो बाल्टिक सी के किनारे, और यहाँ पे रीगा है, वो सी ऑफ रीगा, रीगा सी कहते हैं, या गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और कौन सा, लातविया, ये 3 कौन से हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ कहे जाते हैं। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्कुल याद रखना है, कभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी थोड़ा फिनलैंड को हम समझ गए क्या है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, यहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेक्स हैं, यहाँ झीलों की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा झील अगर किसी कंट्री में है तो वो है फिनलैंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं, एक टेररिज्म पे क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा भी जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ये कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 2026 का, उसका क्या है। तो उसमें सबसे पहले तो वो इस इंस्टीट्यूट का मैं नाम बता देती हूँ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंस्टीट्यूट का नाम, क्योंकि अब तो इंस्टीट्यूट के नाम पूछे जाते हैं, कोई इंडेक्स है उसके थीम पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब ये रिपोर्ट जारी करती है, क्या है ये रिपोर्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ध्यान रखेंगे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और इस पे टॉप पे कौन सा देश है, इसमें ये दिखाया गया है कि सर्वाधिक प्रभावित कौन से देश हैं, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित कौन से देश हैं, तो इस पे नंबर 1 जो अफेक्टेड कंट्री है उसका नाम है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी समस्याएं तो पहले से थी, लेकिन अब जो बलूचिस्तान का जो फैक्टर आ गया है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। मान लीजिए सपोज कि ये ऐसे ही है लगभग पाकिस्तान का ये जो प्रांत है जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं, शायद सबसे बड़ा प्रांत है, और यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अफ़गानिस्तान से लगा हुआ प्रांत है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में क्या है कि वहाँ की लिबरेशन के लिए भी एक बलूच आर्मी है, ठीक है, जो चाहती है कि ये ऑटोनोमस क्षेत्र इसको घोषित कर दिया जाए। और अभी यहाँ ट्विस्ट ये आया है कि यहाँ पे पता चला है कि बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स वो होते हैं जो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, मूल्यवान होते हैं, बहुत प्रेशियस होते हैं, यूज़फुल होते हैं, और जिनकी माइनिंग एंड प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है या एडवांस उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और कॉस्टली होती है। तो हर कोई यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान चाहता है यहाँ कि ये 20 साल 25 साल या 50 साल के लिए आगे, और बहुत ज़्यादा यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के इस जगह में, और ये चाहता है पाकिस्तान की इसे चाइना को दे दे। चाइना को देने से यहाँ माइनिंग कौन करेगा, चाइना लीज पे दे दे, और पूरा कंट्रोल धीरे धीरे किसका हो जाएगा, चाइना का।
और ये यहाँ के लोग, नेटिव लोग भी नहीं चाहते हैं और ये अफ़गानिस्तान भी नहीं चाहता। इसलिए ये समस्या अभी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? पाकिस्तान। और भारत की यहाँ जो रैंकिंग है, भारत भी कोई बहुत पीछे नहीं है, भारत की जो रैंकिंग है 13वीं है, मतलब भारत भी अच्छा खासा प्रभावित है। ठीक है, भारत में बहुत सारी फैक्टर्स हैं, कश्मीर समस्या ऑलरेडी है, आपको मणिपुर की समस्या, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो नक्सलिज़म काफ़ी, हालांकि कम हुआ है, लेकिन नक्सलिज़म तो है। तो ये सारी चीज़ें भारत को यहाँ पे बहुत एक तरह से फ्रेजाइल बना देती। अब देखिए, जब भी आप इंडेक्स देखें तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक होता है अगर गलत रैंकिंग, ये जैसे टेररिज्म से प्रभावित है तो रैंकिंग बहुत गलत हुई, तो इस पे जितने टॉप पे कोई देश जाता है उसका मतलब वो खराब है। अगर मान लीजिए भूख सूचकांक की बात आती है, हंगर इंडेक्स की बात आती है, और आप हंगर इंडेक्स में भूख वाले देशों में सबसे ऊपर बने हुए हैं, इसका मतलब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भूखमरी है। तो उसमें जो कंट्री सबसे नीचे चला जाता है वो माना जाता है वो काफ़ी प्रोस्पेरस है। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा इंडेक्स पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब दूसरा देखने की कोशिश करते हैं, ये मैं थोड़ी चीज़ें और समझाती जाती हूँ ताकि आपको मतलब इतनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगे कि हाँ, मैं आंसर के पास पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ। एक देखते हैं फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, कई बार भूल जाती हूँ टाइम, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम कर लेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, इसमें देखेंगे इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कौन रिपोर्ट जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसे शॉर्टकट में लिख दिया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस बार का जो थीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार थीम को पूछा ही जाता है। थोड़ा सबसे जो लंबा थीम हो आप उसको ध्यान रखिएगा। फूड सिक्योरिटी इन ए वार्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन ए वार्मिंग वर्ल्ड, हु इज़ एट रिस्क, वाई एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये इसका थीम है। सबसे जो लंबा थीम हो आप व्हाट कम नेक्स्ट आएगा आप उसको मार दीजिएगा। ठीक है, अब इस पर टॉप पे कौन है? ठीक है, फूड सिक्योरिटी। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी है, ये भूखमरी नहीं है, हंगर इंडेक्स नहीं पूछा जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जब कोई किसी देश की रैंकिंग जब ऊपर जाती है तो कहने का मतलब होता है कि वो देश, यानी उसके पास कोई खाने की समस्या नहीं है। फूड सिक्योरिटी, वो सिक्योर है देश, उसका हर व्यक्ति खाने के मामले में उसके पास फूड सिक्योरिटी अच्छी है, उसे खाने की कोई कमी नहीं होगी। तो इसमें आप देखते हैं, सबसे पहले अभी तक हमने देखा ये सबसे पहले आइसलैंड, टॉप पे आइसलैंड है, और लास्ट में आप अनुमान लगा सकते हैं, वैसे तो इससे नहीं होना चाहिए, कभी कभी तो ऐसे कॉन्गो जायरे की तरफ हो जाता है, इस बार है सोमालिया। ठीक है, कल ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और ये इरिट्रिया के पास जितने हॉर्न है, अफ्रीकन हॉर्न के कंट्रीज़, ये सारी चीज़ों को मैं लूँगी। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हैं बट कमेंट कोई नहीं करता, ना सब्सक्राइब आप लोग करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि देखिए मैंने तो अभी स्टार्ट किया है इसको लेना, और देखिएगा धीरे धीरे मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जाऊँगी, बोर्ड पर भी कराना शुरू करूँगी। और मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि आपको जितने करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे आप बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ अटैम्प्ट ले सकेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।